ऐसा करके, जिसको हम गूगल में अगर डालते हैं IRWCMS तो ये हमें ए वेबसाइट पे ले जाता है, जो कि इम्प्लीमेंटेशन के बाद हर डिवीजन को यूज करना है। लेकिन अगर आप ट्रेनिंग वाली वेबसाइट को यूज करना चाहते हैं तो फिर वो दूसरी है, जिसे मैं अभी बताने जा रहा हूँ। आप लिख सकते हैं, इसको नोट कर सकते हैं। ये देखिए, जो एड्रेस बार है यहाँ पे 203 डॉट ऐसा एक आईपी एड्रेस लिखा हुआ है, और ये लिखा हुआ है, ये ट्रेनिंग वाली वेबसाइट है जिसपे प्रैक्टिस किया जा सकता है कुछ भी। अब हम आगे बढ़ेंगे इस ट्रेनिंग वाली वेबसाइट पे, क्योंकि ओरिजिनल वाली वेबसाइट पे हम कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि वो अपने अपने डिवीजन लोग उसमें लॉगिन कर सकते हैं, मैं उसमें लॉगिन नहीं कर सकता हूँ। हाँ, इसमें मैं लॉगिन करके कुछ भी कर सकता हूँ। इसके लिए आप ध्यान रखें, जब ट्रेनिंग करना हो, ट्रायल करना हो, तो इस वेबसाइट पे जाएं। ये वेबसाइट का एड्रेस इसमें लॉगिन करने के बाद भी आपको मिल जाएगा, सारे हेल्प मैनुअल भी मिल जाएंगे। तो वो अब मैं बताऊंगा कहाँ पे मिलेंगे। सबसे पहले तो आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए बहुत सिंपल है, आपके सीनियर का लॉगिन आईडी SDEN C करके होगा। उसके बाद जो आपका डिवीजन कोड है वो डाल देंगे। जैसे मैं अभी दिल्ली का डिवीजन कोड DLI है, वो डालूंगा। और पासवर्ड सिंपल है 123। ये ट्रायल वाली की है। ओरिजिनल वाली की पासवर्ड आपको पास पहुंचेगी लेटर के द्वारा, रेलवे बोर्ड की लेटर है, कुछ लोगों को चली गई है। उसमें वो पासवर्ड वगैरह मेंशन है, जहाँ पर आप अपना फर्स्ट लॉगिन के बाद पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। अभी मैं ट्रायल वाले पे दिल्ली डिवीजन के इससे लॉगिन कर रहा हूँ, सीनियर डीएन को लॉगिन आईडी से। सीनियर डीएन को लॉगिन आईडी SDENC, SRDN नहीं लिखेंगे, SDNC, और डिवीजन कोड और पासवर्ड 123 करके लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद ये विंडोज ओपन होगी। क्योंकि इसमें बहुत सारे चीज़ें दिख रही है जो पहले से कुछ लोगों ने प्रैक्टिस कर रखा है इस पे। तो एग्रीमेंट, नोटिफिकेशन में एग्रीमेंट है, एप्लीकेशन है DOC के लिए। इनबॉक्स में ये सारे चीज़ें हैं कि आपके पास सीनियर डीएन के पास ये 3 चीज़ें पड़ी हुई हैं। और यहाँ पे जो एक ग्रीन बटन है, तीनों चीज़ें पड़ी हैं, उसके सामने ग्रीन बटन है, यही तीनों चीज़ें यहाँ पे डिटेल्स रूप में पड़ी हुई हैं, डिटेल्स रूप में पड़ी है, और सामने ग्रीन बटन एडिट करके रहता है। तो जिसको आप एडिट करेंगे, करना चाहेंगे, उसको क्लिक कीजिए, वो वाली पेज खुलेगी और आपके पास किस सेक्शन के लिए पड़ा हुआ है वो वहाँ दिखेगा। अब मैं पहले हेल्प मेन्यू पे बताऊँ, हेल्प के बारे में बताऊंगा। हेल्प में जितने भी मैनुअल्स हैं, हर मॉड्यूल वाइज यहाँ पे मैनुअल्स PDF फाइल अवेलेबल है, आप उसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। उसके बाद जो मेन प्रॉब्लम आती है वो आती है DSC और क्रिस साइनर इंस्टॉल करने के लिए। सेटअप फॉर DSC फॉर लाइव रन। तो लाइव रन के लिए बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर को, चाहे रेलवे यूजर्स को, क्रिस साइनर यहीं से इंस्टॉल करना पड़ेगा, ना कि आपके पहले के जो साइनर हैं PKI सर्वर या IREPS के साइनर या E ऑफिस के साइनर, वो नहीं चलेंगे। इसके लिए आपको ये वाली क्रिस साइनर इंस्टॉल करना पड़ेगा। इसको डाउनलोड करना पड़ेगा, डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करेंगे। डाउनलोड करने के बाद ये कहीं से सेव होगा, इसको सेव कर लेंगे कहीं भी अपने कंप्यूटर में। अभी मैं हेल्प IRWCMS फोल्डर में सेव कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने कई बार किया है तो हमारे यहाँ पहले से ही ये सेव है, तो कोई ज़रूरत नहीं है सेव करने की, सेव हो जाएगी। उसके बाद ये जिप फाइल रहती है, इसको आप अनजिप कीजिए। पहले अनजिप करने के लिए आपके पास एप्लीकेशन जो भी है उसे एक्सट्रैक्ट कर लीजिए। एक्सट्रैक्ट करने के बाद एक फोल्डर बनेगी ऐसी। एक फोल्डर बनने के बाद उसमें जो है क्रिस साइनर का ये एप्लीकेशन इस टाइप का रहेगा, क्रिस साइनर, यहाँ एप्लीकेशन लिखा रहेगा, इसको डबल क्लिक करें, वो इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल करने के बाद इसको डेस्कटॉप पे रख ले, यहाँ से सेंड टू डेस्कटॉप क्रिएट करके डेस्कटॉप पे इसका एक शॉर्टकट चला जाएगा। फिर वहां जाने के बाद पहले इसको आपको, यहाँ पे आ गया तो इसको पहले पहली बार जब सर्च रन करेंगे तो रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना ना भूले, नहीं तो किस साइनर में प्रॉब्लम आएगी, आप किसी डॉक्यूमेंट को साइन नहीं कर पाएंगे, वो गोल गोल घूमता रहेगा, जैसा कि बहुत सारे प्रॉब्लम आ रहे हैं। उसके बाद एक जावा कॉन्फ़िगरेशन करके यहाँ मैनुअल है, इसको भी पढ़ सकते हैं। उसमें कुछ नहीं जो मैं बताया वही है। इसमें जावा कॉन्फ़िगरेशन में एक बहुत बड़ी चीज़ है,
इसको जावा जो आपके कंप्यूटर पे इंस्टॉल है, अगर नहीं है तो पहले इंस्टॉल कर लें लेटेस्ट वर्जन। तो विंडोज 10 के लिए यहाँ बताया गया कि जावा जब इंस्टॉल करेंगे और उसके बाद उसमें सेटअप क्या करना है। सेटअप करना है कि उसके जो एडिट सिक्योरिटी एडिट लिस्ट में आप सिक्योरिटी जावा जब ओपन करेंगे कंट्रोल पैनल में जाके, तो ये सारे टैब दिखेंगे। यहाँ एक सिक्योरिटी का बटन रहेगा, सिक्योरिटी बटन को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एडिट लिस्ट साइट करके एक ऑप्शन आती है, यहाँ एडिट लिस्ट साइट एक्सेप्शन साइट लिस्ट। इसमें ए वाली जो HTTP IP एड्रेस है वो डाल देंगे और सेव कर देंगे ओके करके। इतना करना है आपको, एक कॉन्ट्रैक्टर को भी करना है और रेलवे यूजर्स को भी करने हैं। उसके बाद अगर आप ट्रायल करना चाहते हैं तो उसके लिए भी यहाँ पे हेल्प दिया हुआ है। यहाँ पे क्रिस साइनर अलग है, वो वाली अलग है। ट्रायल के लिए क्रिस साइनर यहाँ से डाउनलोड करें, क्योंकि ट्रायल के लिए जब क्रिस साइनर डाउनलोड करते हैं और डीएससी डाउनलोड करते हैं तो अलग है। डीएससी का मतलब ट्रायल पे हम एक ही डीएससी को हर यूजर के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन लाइव वाले पे हर किसी का डीएससी अलग होता है। आपको यहाँ से ये दोनों डाउनलोड करने के लिए करने पड़ेंगे ट्रायल के लिए। और यहाँ भी जावा कॉन्फ़िगरेशन में वो कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं जो पहले वाली में था, जो आईपी एड्रेस डालनी थी। उसके बाद जब डीएससी आप डाउनलोड करते हैं ये वाली, जब इसको इंस्टॉल करेंगे तो एक पासवर्ड पूछेगा। तो पासवर्ड वहाँ पे एक दिया हुआ है, देखिए ई मुद्रा। जब वो पासवर्ड पूछे तो आप इसमें ए वाली पासवर्ड डालेंगे, ई मुद्रा, EMUDHRA। तब ये डीएससी आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाएगा। फिर आप ट्रायल वाले पे कुछ भी प्रैक्टिस अपने डिवीजन में कर सकते हैं। ये हो गया हेल्प के बारे में, कैसे लॉगिन करना है, कैसे क्रिस साइन करना है, कैसे डीएससी वगैरह करना है। उसके बाद जब आप मेन पे भी जाएंगे, सीनियर डीएन को के लॉगिन, जब ऐसे आपके डिवीजन में जब इम्प्लीमेंट होने जा रहा है तो आप सीनियर डीएन को के लॉगिन आईडी से लॉगिन करेंगे तो आपके सारे यूजर्स बनाने पड़ेंगे। क्योंकि वो फर्स्ट टाइम होगा तो आपका सिर्फ सीनियर डीएन को का लॉगिन आईडी ही एक्टिवेट रहेगा। बाकी सारे आईडी डीएन एन ओएस जितने भी आईडी हैं सब यहाँ आपको जो भी रिक्वायरमेंट है यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। क्योंकि ये हमारा ट्रायल वाला है, हमने बहुत सारे आईडीज बना के रखे हैं, तो जितने भी बने हुए आईडीज हैं यहाँ हमको दिखेगी कहाँ पे, एडिट ऑल यूजर ऑल। तो यहाँ पे ट्रायल वाली है, चूंकि इसमें सारी आईडी बहुत सारी इतनी सारी आईडी बनी हुई है। इस आईडी के बगल में एक एडिट बटन होता है, यहाँ जाके हम उसको एडिट भी कर सकते हैं। मतलब पासवर्ड वगैरह जिस आईडी भूल गए लोग, या उनका डेस्टिनेशन चेंज हो गया, या उनका नाम ट्रांसफर होकर दूसरे लोग आ गए, तो यहाँ जाके उनका हम चेंज कर सकते हैं सिन्योडियन को के लॉगिन आईडी से। और वो बंदा जिसका खुद का आईडी है वो भी अपना पर्सनल डाटा चेंज कर सकता है अपने लॉगिन आईडी में। उसके लिए यहाँ पे ऑप्शन रहता है एडिट प्रोफाइल सेल। यहाँ जाएंगे तो ये सिन्योडियन साहब खुद की लॉगिन आईडी में जाके खुद का पर्सनल डिटेल्स चेंज कर सकते हैं। आईडी नहीं चेंज कर सकते, लेकिन ये सारे डिटेल चेंज कर सकते हैं। अब सभी की आईडी बनानी है। आईडी बनाने के लिए आपको क्रिएट यूजर्स में जाना पड़ेगा। क्रिएट यूजर करेंगे तो एक ब्लैंक आएगा। यहाँ पे जिसकी आईडी बनानी है ओएस की बनानी है, ओएस जिस टाइप की आईडी बनानी है ओएस बिल है, ओएस बिल। ओएस बिल में आप कुछ खाली ओएस बिल करेंगे तो हो सकता है वो आईडी कॉन्फ़िगर करेगा दूसरे आईडी से। कुछ अपने डिवीजन का नाम दे दे, 1 2 3 दे दे, या ओएस रेट दे दे, या रेट 1 दे दे। इस टाइप की आईडी अब यहाँ देख ले। सो गाइडलाइंस में दिया हुआ है कि आईडी जो है स्मॉल लेटर में होना चाहिए, इसमें डॉट और स्पेसेस नहीं होने चाहिए। या आप चाहते हैं कि हमारे IRWPSM में जो आईडी वही वही यूज कर ले, तो यहाँ से वो आईडी ले लीजिए और वही यहाँ पे डाल दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि भी एग्जिस्टिंग WCMS के आईडी आपके पास ऑलरेडी इतनी आईडी है तो ये आईडी आप नहीं बना सकते, दोबारा आपकी दूसरी आईडी डालनी पड़ेगी। उसके बाद एक डिफॉल्ट पासवर्ड यहाँ आएगा, उस पासवर्ड को यहाँ चेंज भी कर सकते हैं या उसी को रहने दे सकते हैं। और जिस पर्सन की आईडी बना रहे हैं उनको ये पासवर्ड शेयर कर देंगे ताकि वो लॉगिन कर सके। उनका डेस्टिनेशन डाल दें, फर्स्ट नाम डाल दें, ये सब मैंडेटरी है, यहाँ स्टार मार्क है।
लास्ट नेम मैंडेटरी है, यहाँ पे वो सब डाल दें, डिपार्टमेंट डाल दें। अब यहाँ पे एक बात आती है रैंक। रैंक में आप सोचेंगे कि एडीएफएम के लिए हम अकाउंट वाली रैंक चुने, तो नहीं, यहाँ इंजीनियरिंग को बेस मान के रैंक बनाया गया है, तो आपको इसी में से वो रैंक सिलेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन आप डेस्टिनेशन अपना यहाँ पे अकाउंट की है तो अकाउंट, कोई भी डिपार्टमेंट की डेस्टिनेशन, यहाँ सारे डेस्टिनेशन अवेलेबल हैं, आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद इनका कंट्रोलिंग ऑफिसर क्या है, उस डिवीजन के जितने भी सारे लोग रहेंगे यहाँ पे आ जाएंगे। उसके बाद आईपास आईडी उनकी क्या है, अगर है तो यहाँ डाल दीजिए, नहीं है तो ब्लैंक छोड़ सकते हैं। टीएमएस आईडी उनकी है तो डाल दीजिए, नहीं तो ब्लैंक छोड़ सकते हैं। अगर है तो टीएमएस की आईडी सेव कर देते हैं, तो यहाँ सेव रहेगा, बाद में हम उस टीएमएस की आईडी से भी इसमें लॉगिन कर सकते हैं। अब यहाँ एक्टिव और इनएक्टिव केस है, तो आप एक्टिव रखिए। जब इस यूजर्स का अगर बना रहे हैं इसको तो एक्टिव ही रखना है, तो एक्टिव रख दीजिए। अगर फ्यूचर में ये यूजर नहीं है, ट्रांसफर हो गया, इस यूजर को डीएक्टिव करना चाहिए, तो बाद में आप एडिट में जाके डीएक्टिव भी कर सकते हैं। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि आईआर ईपीएस की जो लॉगिन आईडी, जो कि ज्यादातर साधारणतः वह ईमेल एड्रेस रहती है, वो यहाँ डालेंगे उस यूजर्स की। अगर उनके पास आईआरईपीएस में लॉगिन आईडी है तो यहाँ क्लिक करेंगे, और क्लिक करके यहाँ पर इनेबल हो जाता है, वो आईडी डालेंगे, वेरीफाई करेंगे, तो वो डाटा वहाँ से आईआरईपीएस की जो डाटा होगी यहाँ अपीयर हो जाएगी, डिस्प्ले हो जाएगी। फिर वो डाटा को मैच करे, सही है तो सेव और कंफर्म कर दे यहाँ पे। अगर ये आपको मालूम नहीं है, हर जो आपके अंडर में एम्प्लॉई है जिस उस डिवीजन में, तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। वो बंदा खुद अपने लॉगिन आईडी से जब लॉगिन करेगा तो अपने इसमें जाके यहाँ से वो ये डाटा, ये जो एडिशनल डाटा है वो डाल के अपना लिंक कर लेंगे। इसमें ये नहीं है कि आपके यहाँ मतलब एन का, एन ऑफिस के, ओएस का, सबका बनाना है तो सबके आईआरईपी आईडी आपको मालूम नहीं है, पूछना पड़ेगा। पूछ के अगर डाल सकते हैं तो बढ़िया है, नहीं तो उसको छोड़ दे, लेकिन इंस्ट्रक्शन उनको दे दे कि आप जो है इस डाटा को जरूर डालें, ताकि आपका डीएससी यहाँ पे इनेबल हो जाए, जो आईआरईपी की डीएससी है, डिजिटल सिग्नेचर। अगर वो नहीं करेंगे तो फिर आप IRWCMS में डिजिटल सिग्नेचर का यूज नहीं कर पाएंगे, और किसी डॉक्यूमेंट पे साइन नहीं कर पाएंगे, तो इनवैलिड आईडी बता देगा साइन करते समय। लॉगिन तो कर पाएंगे, साइन नहीं कर पाएंगे IRWCMS में। तो ये थी क्रिएट यूजर्स की। ये सब प्रारंभिक के स्टेप्स थे जो कि बहुत जरूरी थे। अब इसके बाद एलओए पे काम करना है। जो एलओए IREPS में इशू होती है, ध्यान रखिएगा, जो एलओए IREPS में इशू की जाती है ऑनलाइन, वो यहाँ पे अपीयर होती है। यहाँ पे मतलब लिस्ट ऑफ एलओए में अपीयर हो जाती है। लिस्ट ऑफ एलओए में अपीयर कब होती है? आज IREPS पे इशू हुआ है एलओए, तो कल जाके WCMS में दिखेगी, आज का आज नहीं दिखेगी, क्योंकि दोनों अलग अलग प्लेटफॉर्म है, तो इसलिए शाम को सिंक्रोनाइज किया जाता है, और फिर वो अगले दिन जितने भी एलओए, इंडियन एलओए में इशू होते हैं, वो नेक्स्ट डे दिखते हैं। तो आज आपने इशू किया, आज देखेंगे तो आज नहीं दिखेगा, इसलिए चिंता ना करें। वो आपको कल जब यहाँ क्लिक करेंगे तो सारी एलओए आपको दिख जाएगी। अब सीनियर को ये देखिए, ये सारे एलओए हैं, 20/4 का है, 17/4 का है, 15/4 का है, क्योंकि इनका लेटेस्ट 1-2 दिन पहले का नहीं दिख रहा है, ठीक है जो है। अब सीनियर इनको के लॉगिन आईडी में एक ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है, मैपिंग ऑफ एलओए टू ऑफिसर। अब सारे एलओए, जो लिस्ट ऑफ एलओए हैं, इनको विजिबल रहेंगे सीनियर को, लेकिन ये चाहते हैं कि इसका सबका वोटिंग हम ना करें और असाइनमेंट हम ना करें, ये किसी डीएन को ऑथोराइज कर दे, जिनका ये वर्क है, जिनके क्षेत्र का एलओए है, तो उसको मैप कर दे। तो यहाँ से वो मैपिंग में जाएंगे, मैपिंग में जाके सारे एलओए यहाँ भी विजिबल हो जाएंगे, और मैपिंग में एक जगह ऑप्शन लिखेगी कि एलओए, उस एलओए का एडमिन किसको बनाना चाहते हैं, तो वहां जाके एलओए की एडमिन, जिसको डीएन को बनाना चाहते हैं डीएन को बना दे, इस एलओए को DN2 को बनाना चाहते हैं DN2 को बना दे, इस एलओए को DN3 के लिए बनाता है बना। उसके बाद ये कंफर्म वाली बटन को क्लिक करना है।
तब जाके एलओए उस डीएन को मैप हो जाएगा जिसका हमने यहाँ पे दिया है, और फिर वो डीएन साहब उसका पोर्टिंग और असाइनमेंट कर सकते हैं। बाकी की एक्टिविटी फिर उनको करनी पड़ेगी, लेकिन सीनियर डीएन को साहब को यहाँ ये काम इतना करना पड़ेगा हर एलओ के लिए। अगर वो खुद पोर्टिंग और असाइनमेंट उनको नहीं करना है, उनको मैपिंग करना है, तो ये करना पड़ेगा। फिर अब मान लो हमने एक एलओए जो थी ये हमने DN1 दिल्ली को कर दी। ये एलओए मैं ऐसे ले लेता हूँ, क्योंकि ये एलओए हमने DN1 को की है, तो जब DN1 की आईडी में जाएंगे तो ये एलओए दिखेगा। अब यहाँ इसको हम सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद अगर गलती से वो DN1 को चला गया है तो फिर से उसको हम अगर चेंज करना चाहे तो अभी ही चेंज कर सकते हैं, नहीं तो अगर वो पोर्टिंग और असाइनमेंट कर लिया तो उसके बाद चेंज नहीं कर सकते। देखिए अभी भी ऑप्शन आ रहा है, क्योंकि हमने खोला है, ओपन जब किया तो जो हमने सेव किया था वो दिख रहा है, लेकिन अभी भी इसको हम DN2 करें और कंफर्म करेंगे तो फिर से वो गलती को यहाँ से करेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर वो DN साहब ने इस एलओए को पोर्ट कर लिया और असाइनमेंट कर लिया तो फिर ये नहीं कर पाएंगे, यहाँ से निकल जाएगा, वो उनके पास चला जाएगा। तो अभी हमने इस एलओए को DN1 के इसमें असाइनमेंट किया है, इसलिए हम DN1 के लॉगिन आईडी में जाएंगे। तो ये एलओए ध्यान दीजिए, लिख के नोट करके रखिए, 7988 लास्ट में इसको फुल दीजिए। अब DN1 दिल्ली के लॉगिन आईडी में एंट्री करेंगे। DN1 दिल्ली 1 2 3। DN1 दिल्ली की लॉगिन आईडी है, जिसमें इनबॉक्स में इनके जो दो चीजें दिख रही हैं यहाँ पे है, वो जो पहले वाली सारी एलओए है हमारी एलओए यहाँ दिखेगी। क्योंकि हमने अभी सिर्फ मैप किया है, उसको पोर्ट करेंगे पहले। जब पोर्टिंग के लिए जा रहे हैं तो सिर्फ एक ही एलओए दिख रहा है इनको, क्यों? क्योंकि हमने इनको एक ही एलओए मैप किया था। सभी एलओए डीएन साहब को नहीं दिखेगी, भले IREPS में वो टेंडर एक्सेप्टिंग अथॉरिटी हो या कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग अथॉरिटी हो, लेकिन यहाँ फिर से साइन करना पड़ेगा उसके रिगार्डिंग, तभी वो उनके इसमें विजिबल होगा। अब इसको पोर्ट करना है तो इसको हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि एक जगह पे जब हम पोर्टिंग के लिए जा रहे हैं तो अगर इनके पास बहुत सारे एलो हैं तो पोर्टिंग स्टेटस में एन लिखता है, मतलब ये पोर्टेड नहीं है। जब पोर्टेड हो जाएगा तो यहाँ पोर्टेड लिखेगा, ठीक है। अभी पोर्टेड नहीं है तो यहाँ डेट ऑफ पोर्टिंग भी नहीं दिख रहा है और एन दिख रहा है। इसको हम पोर्ट करने के लिए क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सारे एलओए की जो मेन डिटेल्स हैं पहले वाली पेज पे ए दिखेगी, शेड्यूल डिटेल्स दिखेंगे तो ए दिखेगी, यहाँ आइटम ब्रेकअप है ए दिखेगी, अटैचमेंट अगर इसमें किया गया है IREPS में टेंडर के समय तो सारे अटैचमेंट भी यहाँ दिख जाएगी, PYD जो है रहेगी वो भी दिख जाएगी। उसके बाद है एलओए रिपोर्ट। एलओए डिटेल्स में आ गए हम। एलओए डिटेल्स में जो मेन चीज है टेंडर एक्सेप्टिंग अथॉरिटी ADRM और एलओए पब्लिश DN5 और टेंडर कॉलिंग अथॉरिटी सिनेडियन 5 करके सारे डिटेल्स हम देख लेते हैं। उसके बाद इस वर्क को हमें पोर्ट करना है। पोर्ट करने के समय तीन ऑप्शन आते हैं, स्पेशल वर्क के रूप में पोर्ट करना है, जोनल या अदर रेवेन्यू। तो ये आपको एलओए इशू करते समय ही मालूम है कि ये कौन सा वर्क है, तो उस वर्क के अगेंस्ट में इसको पोर्ट करेंगे। तो चूंकि ये स्पेशल वर्क है तो मुझे मालूम नहीं कौन सा वर्क है, लेकिन मैं स्पेशल वर्क के इसमें करके पोर्ट करता हूँ। अब इस एलओए को हमने पोर्ट कर दिया। पोर्ट होने के बाद यहाँ देखिए फिर से स्क्रीन रीअपियर हुआ और उसमें लिखा है पोर्टिंग स्टेटस पोर्टेड, और यहाँ डेट ऑफ पोर्टिंग आज की तारीख 2/5 आ गई है। अब पोर्ट करने के बाद जो पहला काम रहेगा असाइनमेंट का रहेगा, तभी हम इस एलओ पे आगे बढ़ सकते हैं।
असाइनमेंट के लिए भी कॉन्ट्रैक्ट में जाएंगे, पोर्टिंग वाली काम हो गई है, छोड़ देंगे। ये एंट्री ऑफ मैनुअल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हैं जो जिसका एलओए तो आईआरईपीएस पे हुआ है, लेकिन उसका एग्रीमेंट आपने पहले बना लिए, अब चाहते हैं कि उसको ऑनलाइन करें। ध्यान दीजिएगा, आईआरईपीएस पे एलओए इश्यू हुआ है जिसका कॉन्ट्रैक्ट आपने बना लिया, लेकिन अब चाहते हैं कि बिलिंग वगैरह सब ऑनलाइन करें, तो आप इसमें जाके वो मैनुअली इंटर कर सकते हैं, लेकिन उसका एलओए आईआरईपीएस पे इशू हुआ होना चाहिए। अब चूंकि हम एलओए में असाइनमेंट ऑफ एलओए करना है, जो एलओए हमने पोर्ट किया है वो एलओए यहाँ पे है, उसका असाइनमेंट करेंगे। असाइनमेंट का मतलब होगा कि अलग अलग एक्टिविटी के लिए अलग अलग असाइनमेंट होगा। जैसे पहले एग्रीमेंट जनरेशन का असाइनमेंट करेंगे। एग्रीमेंट जनरेशन में इतने सारे रोल हैं, कौन सा रोल किसको डिफाइन असाइन करना है वो यहाँ पे आपको दिखेगी। पीजी एंट्री डिटेल्स, पीजी एक्सेप्टेंस, एग्रीमेंट प्रिपरेशन, एग्रीमेंट चेकिंग एंड फॉरवर्डिंग, पीजी वेरिफिकेशन, पीजी फाइनेंस, पीजी कस्टडी, एक्नॉलेजमेंट, इस टाइप के सारे रोल हैं। उसके बाद बिल के लिए अलग से असाइनमेंट करना पड़ेगा, लेकिन पहले आप एग्रीमेंट जनरल का असाइनमेंट कर लीजिए, उसके बाद बिल का कर लीजिए। जैसे जैसे आपका रिक्वायरमेंट हो वैसे वैसे असाइनमेंट पहले करना पड़ेगा, नहीं तो आप ढूंढेंगे कि भाई ले मैंने असाइनमेंट कर लिया, मेरा टेंडर एग्रीमेंट भी बन गया, अब बिल कैसे करूं। तो वो चीजें कंफ्यूजन वाली होगी। तो याद रखिएगा, पहले आपको असाइनमेंट करना पड़ेगा, तब जाके वो बिल कौन करेगा। उसके इसमें जाके जब कॉन्ट्रैक्ट हमारा साइन हो जाएगा, तो जिस व्यक्ति का हम बिल में असाइनमेंट करेंगे स्टार्टिंग में, यहाँ उनके इसमें बिल प्रिपरेशन वाली विंडोज खुलेगी नहीं, नहीं दिखेगी। अब हम एग्रीमेंट जनरेशन वाली असाइनमेंट करेंगे। अभी पीजी एंट्री डिटेल्स, अभी एलओ तो इशू होने के बाद पहला काम होता है कॉन्ट्रैक्टर पीजी सबमिट करते हैं। पीजी सबमिट करेंगे तो पीजी का नंबर होगा, अमाउंट होगा, जो भी उसकी डिटेल्स हैं वो कौन भरेगा। इसके लिए जनरली ओएस टेंडर को लेते हैं, तो हमने ओएस टेंडर 1 को लिया। हम ऐसी आईडी ले रहे हैं जो बार बार हमको याद ना करना पड़े, वो याद रहे, इसीलिए हम वो सारी आईडी पिकअप करेंगे। फिर पीजी एक्सेप्टेंस कौन करेंगे, तो DN1 को ले लिया। एग्रीमेंट प्रिपेयर कौन करेगा, पीजी एक्सेप्ट हो जाने के बाद एग्रीमेंट प्रिपरेशन का काम आएगा तो वो कौन करेगा, इनको ले लिए। एग्रीमेंट चेकिंग एंड फॉरवर्डिंग का काम कौन करेगा, फिर से DN1 को ले लिए। पीजी वेरिफिकेशन के लिए बैंक कौन भेजेगा, क्योंकि बैंक पीजी वेरिफिकेशन के लिए इस RAWC में से नहीं जाएगा, वो तो दूसरे मेथड से जाएगा, फिजिकल जाए या ईमेल के द्वारा जाए, जैसे जैसे जाए। पीजी फॉरवर्डिंग टू फाइनेंस, पीजी फॉरवर्डिंग टू फाइनेंस यानी पीजी कस्टडी के लिए पीजी वेरिफिकेशन तो बैंक से होके आ जाएगा, उसका डिटेल भर देंगे, फिर पीजी जाएगा फाइनेंस को, तो कौन उसको फॉरवर्ड करेगा, इसमें हमने डीएन को ले लिए। अब फाइनेंस को जाएगा तो उसका एक्नॉलेजमेंट देना होता है, तो फाइनेंस एक्नॉलेजमेंट कौन देगा, इसका असाइनमेंट यहाँ पे लॉक है। यहाँ देखिए आप ऑथोराइज नहीं है इसके लिए। ये ओपन का मतलब ये होता है कि अभी हमारा जितना भी स्टेप है कुछ भी नहीं हुआ है, सब ओपन है। अगर हमने 2 स्टेप आगे कर देंगे तो सारे लॉक हो जाएंगे, फिर इसका असाइनमेंट आप नहीं कर सकते हैं। तो पीजी कस्टडी एक्नॉलेजमेंट ये सीनियर डीएफएम को लॉगिन आईडी से होगा, क्योंकि ये अकाउंट का रोल है। उसके बाद पीजी एक्नॉलेजमेंट आ भी जाए तो फिर हमको एग्रीमेंट वेटिंग के लिए भेजना रहता है, तो कौन भेजेगा, तो इसमें हम DN1 दिल्ली को ले लेंगे। फिर एग्रीमेंट वेटिंग कौन करेगा, ये भी अकाउंट का रोल है, तो ये भी सीनियर डीएफएम को लॉगिन आईडी से होगा। एग्रीमेंट फॉरवर्डिंग, फिर अगर एग्रीमेंट वेटिंग होके आ जाए तो फिर ये कॉन्ट्रैक्टर के पास कौन भेजेगा। अभी एग्रीमेंट वेटिंग के होके आ गया अकाउंट से, तो इसको कॉन्ट्रैक्टर के पास भेजने के लिए हमने DN1 को कर दिया। अभी कॉन्ट्रैक्टर के पास चला जाएगा, क्योंकि यहाँ कॉन्ट्रैक्टर डिफॉल्ट है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर IREPS से रजिस्टर्ड है और उसका ही एक कॉन्ट्रैक्ट है, इसलिए यहाँ पे ऑटोमेटिक डिफॉल्ट वो कॉन्ट्रैक्टर का एड्रेस और नाम आता है। एड्रेस नहीं, ईमेल एड्रेस, जो IREPS की लॉगिन आईडी है। कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग अथॉरिटी कौन होगा, इसमें मान लो हम एक सीनियर को इस बार ले लेते हैं। और इंजीनियरिंग का हमारा जो असाइनमेंट है पूरा हो चुका है, इसको सेव करेंगे और अब सीनियर DFM वाली असाइनमेंट कर देंगे जो 2 रह गई थी, ये हो गई सेव सक्सेसफुली। इसके बाद अब सीनियर DFM वाली जो असाइनमेंट थी वो करेंगे, SBFM।
याद रखिएगा, सीनियर डीएफएम के समय हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, इंजीनियरिंग का हो, अकाउंट का हो, किसी भी डिवीजन के हैं आप। वो जो लॉगिन आईडी हमने बताई थी, सीनियर डीएन का SDNC होता है, सीनियर डीएफएम का सीनियर डीएफएम और डिवीजन कोड होता है, और 123 पासवर्ड होता है। हमने सीनियर डीएफएम की लॉगिन आईडी खोल ली है। हमारा काम रहेगा जिस एलओ का भी पोर्टिंग हुआ और डीएन हमने असाइनमेंट किया है उसका असाइनमेंट यहाँ भी करना है। असाइनमेंट करने के लिए जो हमारा एलओए था, यहाँ आपको एलओए को डालनी पड़ेगी, क्योंकि एलओए हमको याद नहीं, लेकिन हमने एक बार कॉपी किया था। अरे, ये हमने दूसरी लॉगिन आईडी खोल ली है, डीएफएम दिल्ली की खोलनी चाहिए थी, CSDFM ए, हमने इसी बार वाली खोल दी थी, इसलिए उनके इसमें वो एलओए नहीं दिख रहा था। असाइनमेंट ऑफ एलओए में जाएंगे तो ए वाली हमारी एलओए थी, इसको हमने एक बार कॉपी किया था, ए वाली। अब हमारा जितना भी असाइनमेंट है सीनियर डीएफएम में जो हमने इंजीनियरिंग में किया था वो रेड दिख रहा है, और जो इनका खुद का असाइनमेंट किया जाना है खुद के द्वारा वो ग्रीन दिखा रहा है। तो दो हमने वहाँ छोड़े थे, तो दो है। अब चलिए हम इसमें ले लेते हैं अकाउंट, पीजी कस्टडी एक्नॉलेजमेंट यहाँ से कौन देगा, तो हमने यहाँ एसो फाइनेंस कर दिया, एडीएफएम कर दिया, एसो फाइनेंस एडीएफएम कर देता हूँ। फिर एग्रीमेंट वेटिंग कौन करेंगे, DFM 1 ले लेता हूँ यहाँ पे, और इसको सेव कर दिया। अभी अकाउंट का भी असाइनमेंट पूरा हो गया। अब हमारा काम होता है एग्रीमेंट प्रिपरेशन के स्टेज में जाना, जहाँ सबसे पहला काम था पीजी डिटेल्स का एंट्री। इसके लिए हमने ओएस टेंडर को असाइन किया था। ये सारी चीज़ों को याद रखना है, किसको क्या किए थे, या आप वहाँ से प्रिंट ले सकते, स्क्रीनशॉट ले सकते। अब हम OS टेंडर 1 दिल्ली के पास जाएंगे, OS टेंडर 1 दिल्ली। अब इसमें एक जो एलओए हमने इनको असाइन किया था वो यहाँ पे दिखेगा। इस एलओए को जब हम इनके ग्रीन वाली एडिट वाली बटन पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक उसी पेज पे जाएगा, पीजी डिटेल्स। यहाँ देखिए ये स्टेज है, इस एलओए की यही स्टेज है, पीजी डिटेल्स एंट्री। एलओए की डिटेल्स पहले देख लीजिए। इसमें आपका एलओए इशू हुआ है 6/12/2020 को हुआ है, एलओए डेट है 6/4/2020, और डेट ऑफ कंप्लीशन है 6/12/2020। एलओए अमाउंट इतना है, पीजी अमाउंट इतना है। ये जरूरत पड़ेगी हमको यहाँ पे पीजी इंस्ट्रूमेंट डालते समय, ऐड जब करेंगे तो यहाँ पे खुलेगा। अब यहाँ पे पीजी इंस्ट्रूमेंट कौन सा टाइप का है वो सिलेक्ट करेंगे। बैंक गारंटी मान लिया, यहाँ पे उसका कुछ नंबर दे दिए, यहाँ पे डेट कब का है, एलओए डेट हमने देखा कि 6/4/2020 का है। तो हम इसको क्या करेंगे कि उसी के रेंज में 8/4/2020 ले लेते हैं, 4 दिन बाद का। इशू कौन किया है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, जो भी बैंक ने किया है यहाँ दे दीजिए। हमने शॉर्ट में एक नाम दे दी। अब पीजी का अमाउंट कितना है, पीजी का अमाउंट तो इनको यहाँ पे इतना है 851,465। अगर कम है तो नहीं लेगा, अगर ज़्यादा है तो ले लेगा, या इक्वल टू है तो ले लेगा 851। अगर उसने बाद में, अगर डेट हम 21 दिन बाद का डालेंगे तो फिर यहाँ पे पैनल इंटरेस्ट डिटेल्स में कुछ अमाउंट आएंगे, वो फिर आपको फिलअप करना पड़ेगा, क्योंकि मैं 21 दिन पर है, 21 दिनों के अंदर का डेट ले रहा हूँ। इसके लिए अभी मैं जितना पीजी यहाँ पे दिया हुआ है वही पीजी भरता हूँ। वैलिड पीजी वैलिड का जो डेट है ऑटोमेटिक आएगा, यानी डीओसी जो है डेट ऑफ कंप्लीशन के डेट के 60 दिन बाद का एक डिफॉल्ट डेट आ जाएगा। इसको आप बढ़ा सकते हैं, घटा नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लॉक है उतना के लिए। फिर आपने पीजी जो है उनसे कब रिसीव की है, इंस्ट्रूमेंट डेट तो 8/4 का है, तो आपने इसको उनसे कब लिया है। हो सकता है कि आपने 10 को लिया होगा, आपके पास 10 तारीख को जमा किए होंगे, उनका 8 का है। तो उसके बाद वो पीजी जो इंस्ट्रूमेंट था
उसको आप स्कैन करके पीडीएफ फाइल बनाएंगे और यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। तो एक पीडीएफ फाइल हम कोई सा भी यहाँ पे अपलोड करेंगे। ये हो गया हमारा पीजी का डिटेल कंप्लीट, और इसको हमने सेव किया तो यहाँ पर एक ये जो है पूरा डिटेल्स आ जाएगी। और जो पीजी का हमने यहाँ पे किया था, अगर पीजी 2 फॉर्म में है, 2 इंस्ट्रूमेंट है, तो फिर से आप उसको यहाँ पे कर सकते हैं। हो सकता है कि एक पीजी कुछ रुपए का हो और एक पीजी कुछ और दूसरे अमाउंट का हो, और दोनों मिला के इतना हो रहा हो, तो आप यहाँ ऐड करके, क्योंकि हमने एक ही में सारे अमाउंट ले लिए तो भरने की जरूरत नहीं है। और 21 दिनों के अंदर उसने पीजी सबमिट किया है, इसलिए यहाँ पे पैनल इंटरेस्ट 0 आ रहा है। अगर यहाँ कुछ आता था तो फिर ऐड करके वो पैनल इंटरेस्ट का भी डिटेल्स यहाँ भरते थे। अब पीजी इंटरनल की पीजी एंट्री डिटेल्स हमने भर दी है। अब इसको हम आगे फॉरवर्ड करेंगे। यहाँ पे एक चेक बॉक्स है, इसको क्लिक कीजिए कि हमने इसको चेक किया है और एक्सेप्टेंस के लिए फॉरवर्ड करना है, क्योंकि एक्सेप्टेंस ऑथोरिटी हमने DN1 रखी थी, इसके लिए डिफ़ॉल्ट यहाँ पे वही आ गया है। इसको फॉरवर्ड करेंगे तो ये यहाँ पे चला जाएगा। अब इनके लॉगिन आईडी से आगे का स्टेप पूरा करेंगे। अब इनके पास वो वाली एलओए इनके पास ये विजुअल हो गई है। ये एलओए हमारा था, ये हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो एलओए पीजी एक्सेप्टेंस डिटेल्स वाली स्टेज पे आ गई है, जिसके लिए हमने DN1 को ये किया था, असाइनमेंट किया था। और यहाँ पे अगर पीजी को रिटर्न करना चाहते हैं, उनको लग रहा है गलत है तो रिटर्न कर दे, अगर सही है तो ए वाली बटन चूज करेंगे तो वो नेक्स्ट स्टेज पे चली जाएगी, अन्यथा फिर बैक स्टेज वाली में चली जाएगी। नेक्स्ट स्टेज पे जाने के लिए हमने सिलेक्ट किया है। अभी नेक्स्ट स्टेज के लिए भी हमने वो स्टैंडर्ड को असाइन किया था, अब ये वो स्टैंडर्ड 1 के पास जाएगी। वो स्टैंडर्ड वाली में लॉगिन करेंगे, वो स्टैंडर्ड वाली में लॉगिन करेंगे तो फिर वो यहाँ पे दिखेगी नेक्स्ट स्टेज के लिए। यही एलओए थी हमारी 7988 लास्ट में। अब यहाँ पे आ गया एग्रीमेंट प्रिपरेशन वाली स्टेज पे, क्योंकि हमारा नेक्स्ट स्टेप वही था। अब एग्रीमेंट प्रिपरेशन वाले स्टेज में ध्यान देना, सबसे पहले हमको ये देखना है कि एग्रीमेंट के फर्स्ट पेज हमारा कौन सा पेज हो, तो वो डिफॉल्ट कवर पेज आएगा। एग्रीमेंट के कवर पेज के नीचे कौन सा हो, तो यहाँ पे सिलेक्ट करने का ऑप्शन है। तुरंत कवर पेज के बाद एग्रीमेंट डिटेल्स हो, पीजी अमाउंट हो, पीजी डॉक्यूमेंट्स हो, टेंडर डॉक्यूमेंट्स हो, एंड एडिशनल डॉक्यूमेंट अगर हम उसको एग्रीमेंट का हिस्सा बनाना चाहते हैं तो वो हो। लेकिन ये एडिशनल डॉक्यूमेंट क्या होगा, ये आपको डिसाइड करना है क्या होगा। एडिशनल डॉक्यूमेंट डालने का ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है। आप 4, 5 या जो भी एग्रीमेंट का हिस्सा बनाना चाहते हैं जिस डॉक्यूमेंट को, वो यहाँ सेलेक्ट करेंगे और अटैचमेंट करते जाएंगे। जैसे मैंने एक यहाँ पे स्पेशल कंडीशन वाली फाइल बना के रखी थी, ये चूंकि मेरा कुछ भी है, आप अपना अलग रहेगा, और यहाँ पर ले दिया गया, लिख दिया स्पेशल कंडीशन, और इसको सेव कर दिया। तो एक फाइल अपलोड हो गई, ये हमारे एग्रीमेंट का हिस्सा होगी। जब एग्रीमेंट हम प्रिपेयर करेंगे तो ये वाली चीज़ वहाँ आएगी। अब एग्रीमेंट प्रिपेयर करने के लिए पहले यहाँ पर जनरेट एग्रीमेंट नंबर एंड कवर पेज करेंगे। तो यहाँ पर एक फॉर्मेट अपीयर होगा जिसमें आप एग्रीमेंट जनरेशन नंबर मत डालिएगा, ये ऑटोमेटिक जनरेट होगा जब यहाँ सेव करेंगे तब। यहाँ पे अगर कुछ मंथ दिया हुआ है कि मेंटेनेंस पीरियड आप रखना चाहते हैं इस एग्रीमेंट में तो रख दे। अगर मैं यहाँ पे 4 मंथ का एक डाल के सेव करता हूँ तो एग्रीमेंट नंबर ऑटोमेटिक यहाँ एक आएगा एक फॉर्मेट में। एग्रीमेंट हमारा सेव हो गया है। अगर दोबारा हम करते हैं, यहाँ पे है कि एग्रीमेंट पीडीएफ, अगर हमने अभी जनरेट किया है एग्रीमेंट पीडीएफ हम देखना चाहते हैं तो यहाँ डाउनलोड कर लीजिए। जो भी हमने जनरेट किया है उसमें एग्रीमेंट नंबर भी दिख जाएगा और क्या क्या डॉक्यूमेंट आए हैं वो भी दिख जाएगा। ये देखिए एग्रीमेंट नंबर हमारा जनरेट हुआ है ऐसा, एना नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली सिविल
2020-005, मतलब ये रेलवे है, डिवीजन कोड है, और ये डिपार्टमेंट है, और ये ईयर है, और एग्रीमेंट नंबर है। डेट जो आप मेंशन करेंगे, मेंशन बिलो दी सिग्नेचर। अच्छा, जब सिग्नेचर होगा उस डेट का एग्रीमेंट होगा। तो ये सीनियर डीएन को हमने सी से बनाया था, और एक कॉन्ट्रेक्टर की है, और डीएफएम साहब की भी यहाँ पे साइन आएगी, तो ये आप देखेंगे। हाँ, तो अब ये कॉन्ट्रैक्ट हाइलाइट्स का एक स्पेस दिया हुआ है, जिसमें आप अपने इंटरनल रिमाइंडर के लिए जो भी हाइलाइट्स देना चाहते हैं कि भाई इसमें ये हाइलाइट्स रहेगी, इसके इसको देखते हुए बिल प्रिपेयर किया जाए, या वेरिएशन बनाया जाए इसका, या इस वर्क को एग्जीक्यूट किया जाए। तो आप इसमें कुछ भी 10 लाइन 20 लाइन जो भी है लिख सकते हैं। अब एग्रीमेंट प्रिपेयर कर लिया गया है, अब इसको DN1 साहब के पास चेकिंग के लिए भेज दिया जाएगा, क्योंकि वही असाइन थे इस वर्क, इस स्टेप के लिए। अब डीएन साहब के पास ये चेकिंग के लिए आ गया है एग्रीमेंट। डीएन साहब इसको चेक करेंगे, चेक है तो आगे फॉरवर्ड करेंगे। चेक एग्रीमेंट चेक एंड फॉरवर्ड, करेक्शन रिक्वायर्ड है तो रिटर्न कर देंगे, तो फिर वो पीछे वाली स्टेज पे चली जाएगी। अगर ऊपर वाला चुनते हैं तो आगे वाली स्टेज पे चली जाएगी, तो आगे हमको बढ़ना है इसलिए हम ऊपर वाला ले लिए। फिर फिर चला गया ओएस टेंडर 1 के पास। अब हमको बैंक वेरिफिकेशन, जो पीजी का हम लोग इस बीच में ही पीजी भेज चुके हैं बैंक में वेरिफिकेशन के लिए, वो आ गया है। तो अब वो पीजी वेरिफिकेशन डिटेल्स डालनी पड़ेगी। ये देखिए, एग्रीमेंट प्रिपेयर होने के बाद चेकिंग भी हो गया है, लेकिन पीजी वाली जो बात है, वो पीजी हमने एंट्री तो कर ली थी, और बीच में बैंक को भी भेज दिया था वेरीफाई के लिए। तो अब बैंक से आ चुकी है, आने के बाद हम ये डिटेल्स भर देंगे। अब यहाँ पर लिखा है, एक कॉलम यहाँ दिया हुआ है पीजी के बारे में, वो नंबर और किस टाइप का था जो हमने वहाँ पे एंट्री किया था, यहाँ पे विजिबल है। और पीजी क्या है, वो स्कैन कॉपी है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पर लेटर नंबर है जो हमने बैंक को भेजी थी। तो हम लेटर नंबर मान लो DRMW, लेटर डेट 10/4 है, क्योंकि पीजी उन्होंने सबमिट 10/4 को किया था, तो 10/4 हम डाल सकते हैं। अगर लेटर हमने बाद में भेजी थी तो बाद वाली भी डेट डाल सकते हैं, लेकिन पहले वाली डेट एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि उन्होंने हमको दिया ही 10/4 को था। उसके बाद अपलोड सेंड लेटर, हमने जो लेटर बैंक को भेजी थी वो स्कैन करके यहाँ आप डाल दीजिए। मैंने कोई सा भी फाइल PDF फाइल लेते हैं, आपका PDF फाइल अलग रहेगा। रजिस्ट्री नंबर अगर हमने बाई पोस्ट भेजा रजिस्ट्री करके, तो वो डाल दीजिए। रजिस्ट्री डेट हम यहाँ बढ़ा सकते हैं, घटा नहीं सकते हैं। चलिए, हमने 11 तारीख की रजिस्ट्री डेट ले ली, कि हमने 11 तारीख को बैंक में भेजा है, 10 तारीख को लेटर बनाया है। अब वहाँ से बैंक से कौन सी लेटर आई है, वो वाली डिटेल डालिए, उन्होंने वेरीफाई करके जो दिया है। अब बैंक की जो लेटर है वो कब आ गई, मान लो हमने अप्रैल 11 को भेजा था, तो मान लो हमारे पास आ गई 20 अप्रैल को आ गई। नहीं, बैंक ने 20 अप्रैल को आपको लिखा, और आपके पास जो है पहुंच गई 25 अप्रैल को। उन्होंने जो लेटर भेजा है बैंक वालों ने वेरिफिकेशन वाली, वो लेटर भी स्कैन करके यहाँ डाल दीजिए। वहाँ पे जो वेरीफाई किया है बैंक में, बैंक मैनेजर किया है कि कलर किया है कि पीओ किया है, कौन सा किया है बैंक का अधिकारी, वो यहाँ पे डाल दीजिए। उसके बाद डेस्टिनेशन भी है उनका है, तो डाल दीजिए। उनका अगर कॉन्टेक्ट नंबर मालूम है तो वो भी डाल दीजिए, अकाउंट के लिए सेव रहेगा। उसके बाद एक पीजी वेरीफाइड किया है बैंक वालों ने कि नॉट वेरीफाइड किया है,
वो तो लेटर में लिख के बताएंगे, वो यहाँ डाल देंगे, क्योंकि हम वेरीफाई वाले लेके चलते हैं। तो ये वेरिफिकेशन डन हो गया। अगर नहीं है तो फिर वापस भेज देंगे, तो एग्रीमेंट चेकिंग वाली स्टेज पे चला जाएगा। तो हमने वेरीफाई कर दिया है, इसलिए ये आगे डीएन साहब के पास जाएगा। पीजी कस्टडी एक्नॉलेजमेंट के लिए अकाउंट में भेजा जाना है, इसके लिए डीएन साहब ही अकाउंट में भेज पाएंगे, क्योंकि इसके लिए हमने इन्हीं को असाइनमेंट किया था। अब यहाँ पे आ गई है नेक्स्ट स्टेप के लिए। डीएन साहब भेजेंगे इसको अकाउंट में, क्योंकि पीजी कस्टडी के लिए हमने एडीएफएम 1 दिल्ली को किया था, इसलिए ऑटोमेटिक यहाँ पे आ रहा है। अगर इसको रिटर्न करना तो यहाँ से भी रिटर्न किया जा सकता है। जैसे कि हम आगे भेजेंगे, इसलिए बटन दबाएंगे। और ADFM1 के लॉगिन आईडी में एक ही हेलो है, जो अभी हमने सेंड किया था। अब इसमें पीजी डिटेल्स वो देख लें अपना, ये डाउनलोड करके भी देख लें। फाइनल टेस्ट नहीं था, इसलिए यहाँ पे कुछ भी कॉलम नहीं है। पीजी इन्होंने जो रिसीव किया है वो डेट पूछ रहा है, हार्ड कॉपी, क्योंकि पीजी तो स्कैन करके भेजेंगे, साथ साथ उनको हार्ड कॉपी देना पड़ेगा, तो वो वाली डेट वहाँ पे डालेंगे। अगर उन्होंने पहले ही रिसीव किया था 25 तारीख का डेट, कोई भी डेट मतलब लेटर के बाद का डाल देंगे। और यहाँ बोल देंगे पीजी सेफ कीप्ट इन सेफ कस्टडी, या पीजी रिटर्न कर दिया गया, या फॉरवर्डेड फॉर रिमार्क्स। अगर ये डीएफएम या अपने ओएस को एसओ को भेजना चाहते हैं चेक के लिए तो भेज सकते हैं, या खुद कस्टडी करें और एक्नॉलेजमेंट डायरेक्ट डीएन को दे दें तो कर दे। अगर पीजी टिक करते हैं तो हमको आगे भेजना है, मतलब इस स्टेप को आगे बढ़ाना है, इसलिए हम ये वाली ऑप्शन लेके आगे बढ़ेंगे। अब पीजी एक्नॉलेजमेंट डीएन साहब को चली गई है। अब डीएन साहब पीजी एक्नॉलेजमेंट चली गई है, तो अब ये एग्रीमेंट वेटिंग के लिए तैयार है। एग्रीमेंट हमने पहले ही प्रिपेयर कर लिया था। अगर उन्होंने वैसा कर दिया तो ये वाली ऑप्शन अब इनके पास आ जाएगी कि एग्रीमेंट वेटिंग के लिए भेजा जाना है। हमारी जो स्टेप है, देखिए ऊपर ध्यान दीजिएगा, हमारा कौन सा स्टेज चल रहा है वो ऊपर भी लिखता है और यहाँ भी लिखता है। ये सारे स्टेप हो गए हैं। ये वाली स्टेज हमारा चल रहा है एग्रीमेंट फॉरवर्डिंग टू फाइनेंस फॉर वेटिंग। तो चूंकि वेटिंग के लिए DFM1 दिल्ली को असाइन किया गया था, इसलिए यहाँ पे डिफॉल्ट वो आ गया है। अब इसको हम भेजेंगे। अगर एग्रीमेंट को एडिट करना है तो एडिट भी डीएन साहब कर सकते हैं इस स्टेज पे। ठीक है, हम भेजेंगे इसका। अब डीएन साहब के पास एग्रीमेंट आ गया है। एग्रीमेंट डीएन साहब के पास वेटिंग के लिए आया है। अब चीज यहाँ पर दिखेगी। अब यहाँ पे देखिए ये आ गई साइन वाली स्टेज। यहाँ पहला सिग्नेचर होगा, डिजिटल सिग्नेचर। इसके लिए वेबसाइट बोल रहा है कि आपका जो साइनर सर्विस है वो नहीं चल रहा है, प्लीज चेक कर लें उसको और चलाएं। तो अब क्रिस साइनर हमको रन करना पड़ेगा। क्रिस साइनर हमारा यहाँ पर है, इसको हम रन कर लेंगे। ये हमारा क्रिस साइनर रन हो गया। अब रन होने के बाद इसको एक बार रिफ्रेश कर लेंगे, तब जाके काम करेगा। अब वो जिस चीज थी यहाँ पे जो लाइन आ रही थी चेक कर लीजिए, वो नहीं आई। अब इसको वेट करना है, तो वेटेड डालेंगे तो यहाँ साइन बटन आ जाएगा। अगर दूसरा कुछ डालेंगे तो साइन बटन डीएक्टिवेट हो जाएगा, रिटर्न करना है तो। अगर इसको एग्जामिनेशन के लिए एसओ के पास भेजना है तो यहाँ फिर भी वो हो जाएगा, साइन बटन की जरूरत नहीं है, सिर्फ फॉरवर्ड करना है। तो हम वेटेड करना चाहते हैं, इसलिए साइन करना पड़ेगा। अभी हम साइन करेंगे। साइन करेंगे डिजिटल सिग्नेचर, जो कि हमारी ट्रायल वाली है, तो यही डिजिटल सिग्नेचर सारे यूजर्स के लिए
अप्लीकेबल होंगे वहाँ काम करेगा ये। अब हमने वहाँ साइन किया, साइन करने के बाद एक एग्रीमेंट हमारे यहाँ भी डाउनलोड होकर पीडीएफ आ जाएगा, क्योंकि फ्यूचर में हमने क्या साइन किया था क्या नहीं किया था वो डॉक्यूमेंट हमारे पास रहना चाहिए। इसके लिए यहाँ साइन हो गया और एक एग्रीमेंट हमारे पास डाउनलोड हो गया, उसमें हम देखेंगे ये डीएफएम साहब की साइन हो गई है। ग्रीन दिखेगा जब आप इसको एडोब पीडीएफ रीडर में जब रन कीजिएगा तो वेरीफाई करके इसको ग्रीन कर देगा, क्योंकि हमने वेब में ही खोल लिया है, किसी रीडर से नहीं खोला है, इसलिए ऐसा आ रहा है। अब वेटेड होने के बाद इसको हम फॉरवर्ड कर देंगे। वेट कर दिया है, फिर जिन्होंने भेजा था डीएन साहब ने उनके पास चली जाएगी, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्टर को भेजा जाना है, तो वही कॉन्ट्रैक्टर को भेजेंगे कि भाई हमने एग्रीमेंट बनाया है आपके एलओए पे, इसको देखिए और साइन करके वापस दीजिए। डीएन साहब के पास ये वाली एलओए विजुअल हो गई। और एलओए में यहाँ पर है, अगर यहाँ पे चेक बॉक्स को क्लिक करते हैं तो ये जो एग्रीमेंट है इसकी एक रिमाइंडर उसके ईमेल एड्रेस पे जाएगी, और WCMS में तो जाएगी ही, अगर नहीं करते हैं तो ईमेल एड्रेस में नहीं जाएगी। यहाँ अगर क्लिक करते हैं तो उसके ईमेल एड्रेस पे भी ये जाएगी। ठीक है, हमने क्लिक कर दिया, अनक्लिक करते हैं क्योंकि हम ट्रायल कर रहे हैं तो क्यों हम उनको ईमेल भेजें। तो फॉरवर्डेड टू कॉन्ट्रैक्टर फॉर साइनिंग, या रिटर्न भी किया जा सकता है इस स्टेट से भी, सेंड कर दिया। एक कॉन्ट्रैक्टर है हमारे बिल्डर इतना। अब हमको कॉन्ट्रैक्टर की लॉगिन आईडी से कॉन्ट्रैक्टर की लॉगिन आईडी से साइन करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक हियर फॉर कॉन्ट्रैक्टर साइनिंग के लिए यहाँ पे वो बटन दबानी पड़ेगी। आप वहाँ से लॉगिन नहीं कर पाएंगे। अब कॉन्ट्रैक्टर के चूंकि पासवर्ड 123 नहीं होता है, उनका पासवर्ड वो रिसेट कर सकते हैं। रेलवे यूजर्स उनके पासवर्ड नहीं रिसेट कर सकते हैं, चाहे वो लाइव पे हो। यहाँ पे चूंकि हम लोग ट्रेनिंग प्रैक्टिस वाली चला रहे हैं, इसलिए उनकी पासवर्ड 123 नहीं रहेगी। उनकी पासवर्ड अपने को मालूम नहीं है, तो पहली बार हमको उनका पासवर्ड बनाना पड़ेगा, रिसेट करना पड़ेगा। पासवर्ड हम यहाँ बना रहे हैं ABC@1234, ABC@1234। इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद यहाँ पासवर्ड से चेंज सक्सेसफुली हो गया। अब उनके इसमें लॉगिन करना है हमको। लॉगिन करने के समय भी डिजिटल सिग्नेचर उनका लगेगा। अब ABC@1234 पासवर्ड बनाए थे, और पहले डिजिटल सिग्नेचर हर बार लगेगा इनके लॉगिन में। रेलवे के लॉगिन में लॉगिन करने के लिए डिजिटल सिग्नेचर नहीं लगता है, साइन करने के लिए लगता है। इनका लॉगिन करने के लिए ही लगेगा। अब हमने वो डिजिटल सिग्नेचर अटैच की। अब यहाँ साइन इन बटन एक्टिव हो गया। अब इसमें गए, वो एलओ यहाँ पे पड़ी हुई है। अब उस एलओ को क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे साइन का बटन है, एग्रीमेंट को डाउनलोड करके पढ़ लें। और यहाँ एक साइन की बटन है, अगर एग्रीमेंट डाउनलोड करके पढ़ते हैं उनको कुछ एग्री नहीं होते हैं इस पर, तो रिटर्न भी कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ इसको हम साइन करेंगे, इसके लिए साइन किया और यहाँ साइन बटन दबा दिए। ये देखिए, यही हमारी जो टायर वाली डीएससी कॉन्ट्रैक्टर के लिए भी चल रही है। अभी कॉन्ट्रैक्टर साहब की साइन हो गई है, तो आप इस पेज पे देख सकते हैं। एक तो डीएफएम साहब ने साइन किया था नीचे, और एक कॉन्ट्रैक्टर ने साइन कर दिया। अब ये डायरेक्ट जाएगा जो कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग अथॉरिटी है उनके पास, यानी सीनेडियन के पास। तो इसको हमने साइन कर ही दिया, फॉरवर्ड कर देंगे, ये चला जाएगा जो कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग अथॉरिटी है उनके पास। अब यहाँ पे लॉगिन करेंगे डीएन सीनेडियन लॉगिन आईडी से। चूंकि कॉन्ट्रैक्टर वाली पेज है ये, फिर से हमको रेलवे वाली लॉगिन पेज पे जाना पड़ेगा। ये हमारी रेलवे है। अब ये रेलवे यहाँ पे आ गई है, फाइनल स्टेज में है, जहाँ पे सीए से जो कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग अथॉरिटी वो साइन करेंगे।
अभी किसी को मार्क करना है तो मार्क कर देंगे। मार्क करने के बाद साइन करेंगे, और एक डिफॉल्ट यहाँ पे नोटिफिकेशन है 4 लोगों को जाएगी। अगर और किसी को देना चाहते हैं तो और किसी और को भी दे सकते हैं, जैसे एडीआरएम को देना चाहते हैं, डीआरएम को देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, क्योंकि एडीआरएम की लॉगिन आईडी बनी है तो जाएगी, नहीं तो नहीं दिखेगी यहाँ से। इस तरह से डिफॉल्ट 4 आते हैं, उसको आप निकाल भी सकते हैं, और ऐड करना है तो ऐड भी कर सकते हैं। अब इसको हम साइन करेंगे, रिमार्क्स देंगे। अब इस कॉन्ट्रैक्ट को हमने साइन कर दिया। अब साइन करने के बाद फिर देख लेंगे आप साइन हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ पे पहले 2 साइन थे, अभी ये तीनों लोगों के साइन हो चुके हैं। अब इसको फॉरवर्ड कर देंगे, मतलब आप ये बिल प्रिपरेशन के लिए तैयार हो गया है। आप देखेंगे कि यहाँ एडीएन 1 दिल्ली है, तो एडीएन 1 दिल्ली ही बिल प्रिपेयर करेगा ये जरूरी नहीं है। हो सकता है इसके ऑफिस में जाए, ये देख सकते हैं उस सीएसए को, लेकिन इसके लिए बिल कौन प्रिपेयर करेगा, इसके लिए मैंने पहले ही बताया था कि हमको असाइनमेंट करना पड़ता है। असाइनमेंट हमको यहाँ से करने थे, तो हमने एग्रीमेंट जनरेशन वाला तो कर लिया था, लेकिन बिल वाली नहीं की थी कि बिल प्रिपरेशन कैसे होगा। तो बिल वाली ये सारी ब्लैंक पड़ी हुई है, तो बिल प्रिपेयर कौन करेगा। अभी हमने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, वो बिल प्रिपेयर के लिए तैयार है, लेकिन बिल प्रिपेयर कौन करेगा वो असाइनमेंट नहीं किया है, इसलिए वो कहीं विजिबल नहीं होगा बिल प्रिपेयर के लिए। इसके लिए हमको असाइनमेंट यहाँ करना पड़ेगा। अब ओएस बिल एडीएन 1 एडीएन 2 जो भी है हम कर लेंगे। तो चूंकि ओएस बिल एडीएन 1 की लॉगिन आईडी इसमें नहीं बनी होगी, इसलिए हमको कोई दूसरा सिलेक्ट करना पड़ेगा। ओएस बिल कर लेते हैं 1 कर लेते हैं, ओएस बिल 1 दिल्ली कर लेते हैं। ओएस बिल दिल्ली 1 बिल प्रिपेयर करेंगे, और तुरंत कॉन्ट्रैक्टर के पास डिफॉल्ट चला जाएगा उनके एक्सेप्टेंस के लिए। फिर कॉन्ट्रैक्टर उसमें अपना जीएसटी नंबर और टैक्स डिटेल्स डाल के फिर वापस करेंगे, तब ये इसके लिए असाइनमेंट कहाँ जाएगा। तो हम इसको एडियन कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ हिंट दिया हुआ है कि एडियन को ही करना चाहिए बिल प्रोसेस में। फिर यहाँ जब एडियन साहब कॉन्ट्रैक्टर से रिसीव करेंगे तो फिर इसको डिवीजन में भेजेंगे। तो इसके लिए हमने डीएन 1 कर लेंगे। टेक्निकल चेक कौन करेंगे, एसएससी ड्राइंग कर लिए, इसके लिए यहाँ पे असाइनमेंट हमने कर लिया। उसके बाद चेकिंग एंड फॉरवर्डिंग टू इंजीनियर फॉर बिल पासिंग, इसके लिए हमने फिर डीएन साहब को कर लिया। टेक्निकल चेक तो हो गया था, टेक्निकल यहाँ फिर बिल पासिंग कौन करेंगे, बिल पास टू आई पास में कौन करेंगे फाइनली। तो इसके लिए हमने सीनियर डीएन को कर लिया। चेकिंग एंड फॉरवर्डिंग टू इंजीनियर फॉर बिल पासिंग, अच्छा तो इसके लिए अपन डीएन को नहीं लेंगे, मतलब इंजीनियर के पास कौन बिल पास करेगा। तो इसके लिए ओएस को ले लेते हैं, ओएस बिल 1 को ले लें। चलिए आप ना देखिए कौन ले लें, हमने ओएस बिल को ले लिया ताकि लॉगिन करने में प्रॉब्लम ना हो। और फिर ये बिल जो है डीएन 1 दिल्ली के पास भेजेंगे, जो कि ये आई पास में इसको पुश कर सके। तो पहले टेक्निकल चेक हो जाएगा, टेक्निकल चेक होने के बाद चेकिंग एंड फॉरवर्डिंग, फिर और चेक होगा और फॉरवर्ड करेंगे इंजीनियर को, जो कि बिल को आई पास में पुश करे और वो बिल अकाउंट में चला जाए। तो हमने पूरा एग्रीमेंट पार्ट शुरू से लास्ट तक देखा। फिर एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट देखा, जिसमें एडमिन के द्वारा क्या क्या किया जाना चाहिए, लॉगिन यूजर आईडी कैसे बनाया जाए, और डीएससी कैसे इंस्टॉल किया जाए, किस चैनल कौन सा होना है, ये सारी जानकारियां हमने इस वीडियो में दी है। अभी हम बिल वाली स्टेज पे आ गए हैं, और इस लोगों को हम एक दूसरे वीडियो में देखेंगे बिल मॉड्यूल के बारे में। इस तरह से हर मॉड्यूल वाइज हम एक एक वीडियो बनाएंगे छोटा छोटा, ताकि आपको भी डाउनलोड करने में प्रॉब्लम ना हो। और
उसको रिज्यूम कर करके देखिए, जहाँ पे भूल जाते हैं वहाँ उस स्टेप को आप आगे पीछे करके देख सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा बातें हमने कवर करने की कोशिश की थी इसमें। अब नेक्स्ट वीडियो हम बिल वाले इसमें मॉड्यूल पे बनाएंगे, और वो भी आपके लिए अवेलेबल होगा नेक्स्ट लिंक पे। ओके, थैंक यू।